नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प IQ एजुकेशन में। MPSC 8 को हम लोग पढ़ रहे थे। आज इसमें हम लोग को चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, राज्य प्रणाली का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट सिस्टम। समझते हैं इसमें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल शार्प IQ एजुकेशन इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आइए समझते हैं इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्र भारत में राज्यों के पुनर्गठन का सूत्रबद्ध वर्णन करिए और अंतर्राज्यीय संबंध विषयक पुनर्गठन की अनुवर्ती समस्याएं क्या हैं इसको बताएं। तो हमने समझना है कि स्वतंत्र भारत में जो राज्य पुनर्गठन जो हुआ है, राज्य का दोबारा पुनर्गठन हुआ है, इस किस आधार पे हुआ है और उसका पूरा हमें वर्णन करना है। साथ ही साथ अंतर्राज्यीय जो संबंध है, इसके पुनर्गठन में किस प्रकार से समस्याएं आई हैं, इसके बारे में भी अध्ययन करना है। तो जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद ऐसे कई सारी समस्याएं देखने को मिली, जैसे कि जातिवाद, धर्मवाद और भाषावाद। तो इन सब में जो भाषावाद समस्याएं हैं, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या थी। भाषा के आधार पर देश का पुनर्गठन किया गया और इसके लिए कई सारे दंगे कई कई जगह पर होते रहे। तो लोग जो थे, जो जिस क्षेत्र में रहते थे, जिनकी एक अपनी पार्टिकुलर भाषा होती थी, तो लोगों की मांग थी सरकार से कि वह उनके भाषा के आधार पर उनके राज्य का पुनर्गठन कर दें, ताकि उनकी जो क्षेत्रीय आइडेंटिटी है पूरे देश में, साथ ही साथ उनकी जो संस्कृति है, ये सभी एक तरह से संरक्षित रहे। तो इसी बात यही जो समस्या है यह देखने को मिली। मुंबई में गुजराती और मराठी भाषाओं के आधार पर हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली। साथ ही साथ तेलुगु भाषावादी क्षेत्र हेतु एक गांधीवादी नेता थे, पोट्टई श्रीमालू ने अनशन किया, जिनके प्राणों की और उनके अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो तेलुगु भाषावादी क्षेत्र के निर्माण के लिए एक गांधीवादी नेता निखर के आए सामने, या उनका नाम था पोट्टई श्रीमालू। इन्होंने अनशन किया और उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी और उनकी जो समाधि है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित की गई। जबकि मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी भाषा के लिए एक पृथक राज्य बनाने हेतु भारी आंदोलन किया। तत्कालीन मद्रास जो राज्य है, इससे भी अनेक प्रकार के दंगे हुए। तो मद्रास राज्य के गठन के लिए, पंजाब राज्य के गठन के लिए, तेलुगु भाषी राज्य के गठन के लिए अनेक ऐसे भाषावादी राज्य देखने को मिले, जिनके गठन के लिए अलग अलग नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। साथ ही साथ कई सारे दंगे राज्य में देखने को मिले। संविधान सभा ने 1950 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया और यह निश्चित किया कि 15 वर्षों में यह अंग्रेजी का स्थान ले लेगी। 26 जनवरी 1962 में हिंदी को एक राष्ट्रभाषा बना दिया गया, किंतु जब उस पर अमल किया गया तो चारों ओर से विरोध की लहरें उठने लगी। इस कारण प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आश्वासन दिया कि जब तक हिंदी भाषी राज्य नहीं है, वहां पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा और हिंदी को वह जब तक अंगीकार न कर लें तब तक वह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते रहेंगे। 23 से 24 फरवरी 1965 को मुख्यमंत्री के सम्मेलन और कांग्रेस कार्यकारिणी में भाषा की समस्या का विचार करते समय विभिन्न राज्यों की जनता के हितों का ध्यान रखते हुए केंद्रीय नौकरियों में उनके प्रवेश की समस्या का उपेक्षा न करने का विचार व्यक्त किया गया। यानी कि केंद्रीय नौकरी में चूंकि केंद्रीय भाषा हिंदी होगी और वहाँ पर जो भाषाएं हैं अगर वह अलग अलग प्रकार की होंगी तो उनको हिंदी भाषा सीखने में कठिनाई होगी और साथ ही साथ उनके जो हित खतरे में आ जाएंगे। तो इस कारण कांग्रेसी सरकार ने वहाँ के नागरिकों को जो हिंदी भाषी नहीं थे उनके हितों का ध्यान रखते हुए, साथ ही केंद्र यानी कि सेंट्रल जॉब में, केंद्रीय नौकरियों में उनके प्रवेश की समस्या को लेकर उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने 1963 में एक राज्य भाषा कानून में संशोधन हेतु एक समिति बनाई, जिसको छांगला, सत्यनारायण सिन्हा, महावीर सिंह त्यागी, गुलजारी लाल नंदा, अशोक सेन, SK पाटिल जैसे लोग सम्मिलित थे। समिति के समक्ष चेन्नई के अधिवक्ताओं और वहाँ की सरकार ने यह स्पष्ट कह दिया कि हिंदी देश एकमात्र राज्य भाषा तभी बन सकता है जब वहाँ पर सभी जो अहिंदी राज्य एकमत होकर इसका समर्थन करेंगे। 19 जुलाई 1967 को शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी की अपेक्षा सभी अन्य क्षेत्रीय भाषा को बनाने की घोषणा कर दी गई। तो यहाँ पर अहिंदी भाषी क्षेत्र थे, वहाँ पर अंग्रेजी के साथ साथ जो अन्य क्षेत्रीय भाषा थी वहाँ पर उनके जो शिक्षा का माध्यम था उसकी जो क्षेत्रीय भाषा थी उसके आधार पर दिया जाने लगा, इसका प्रावधान किया गया। आगे है, अब भाषाई राज्य बनाने के लिए इसके क्या पक्ष थे, इसके पक्ष में क्या तर्क दिए गए,
कि जो भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए। भाषावादी राज्यों के समर्थक का यह विचार है कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाएगा तो प्रतिनिधि संस्थाएं भली भांति कार्य करेंगी, लोकतंत्र के आदर्श सही रूप से क्रियान्वित किए जाएंगे और भाषा केंद्रित राज्य में एक रूपता प्रजातंत्र के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो जो भी प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जो भी कार्य करने वाले प्रशासनिक तंत्र हैं, या एक तरह एक भाषा होने पर, यहाँ की क्षेत्रीय भाषा होने पर सही से कार्य करेंगे, साथ ही साथ वहाँ पर लोकतंत्र का जो आदर्श है वह भी सही रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। इस कारण केंद्र राज्य में एक रूपता देखने को मिलेगी और इससे जो प्रजातंत्र है इसका विकास अच्छे से हो पाएगा। इसके अभाव में स्थिति भयावह हो जाएगी। जनता में आपसी सहयोग और समानता के अभाव में लोकतंत्र का जो मूल है वह प्रोत्साहन प्राप्त नहीं कर पाएगा। लोकतंत्र की विभिन्न संस्थाएं जैसे कि राजनीतिक दल, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, सजग और संगठित जनमत, जनहितकारी लोक सेवक आदि एक भाषा के अंतर्गत वांछित रूप से कार्य कर पाते हैं। तो इस प्रकार से यह देखा गया या बताया, विचार प्रकट किया गया कि अगर अलग अलग भाषाएं होंगी तो सब सही से कार्य नहीं कर पाएंगे, न ही लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन दे पाएगी जनता, और जनता में आपसी सहयोग की भावना और समानता की भावना का अभाव रहेगा। चूंकि एक क्षेत्र में दो से ज़्यादा भाषी लोग रहते हैं, इस कारण एक भाषी लोग दूसरे भाषी लोग से एक प्रकार समानता का आभास नहीं कर पाएंगे। आगे है, एक भाषा के कारण सरकारी नीतियों का समर्थन प्राप्त कर लेता है। जब एक भाषा होती है तो वहाँ पर सरकारी नीतियों का वह समर्थन प्राप्त कर लेती है। विभिन्न भाषाएं होने से केवल भाषा बोलने वाली जो सरकारी नीतियां हैं उसी के पक्ष में वह नीतियां रहती हैं, जबकि दूसरी भाषा के द्वारा उसका विरोध किया जाता है। फलस्वरूप अन्य दुर्बलता को प्राप्त कर जो समान कार्यवाही होगी उसमें असमर्थता देखने को मिलेगी और जो छोटी मोटी फैसले लिए जाएंगे उससे भी कई सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। अनेक भाषा वाले राज्यों में भेदभाव, तिरस्कार होगा और जिसमें एक समुदाय के हितों को कुचला जाएगा और दूसरे समुदाय के हितों को बढ़ावा मिलेगा या संरक्षण प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भेदभाव जैसी स्थिति को देखने की मिलेगी। अगर अलग अलग भाषाएं हो जाएंगी तो जैसे कि हिंदी आ जाएगी और वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा आ जाएगी तो हिंदी की भाषा को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और हिंदी भाषी लोगों के हितों को ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा, जबकि जो क्षेत्रीय भाषा होगी उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो इसी बात का वर्णन इसमें किया गया है। अगला है, भाषा के आधारित राज्य संबंधित भाषा के विकास हेतु अनेक प्रकार की नीतियां अपनाते हैं। इसके लिए लेखकों व साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे जो जनता के भाषा में विकास होता है उनको एक प्रकार का प्रेरणा प्राप्त होता है। और जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं वह राज्यों का समर्थन करती हैं, साथ ही साथ उनका मूल्यांकन करती हैं। तो अगर वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का विकास किया जाएगा तो वहाँ पर चूंकि जो वहाँ पर भाषा होती है वह लेखकों और साहित्यकारों को प्रोत्साहित करती है, जो कि वहाँ के जनता का प्रेरणा का साधन बनता है। तो इसी प्रकार से क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की जा रही है। अगला है, राज्य की भाषा एक होने के पर प्रशासन जो होता है वह कार्य कुशलता से कार्य करता है और सशक्त होता है। व्यवस्थापन की कार्यवाही भी एक ही भाषा में होने से वह शक्तिशाली हो जाती है। अनेक भाषाओं के कारण वहाँ पर जो व्यवस्थापिका होती है कि जो सदस्य होते हैं वह एक दूसरे के विचार को नहीं समझ पाते हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जब कभी दक्षिण क्षेत्रों में जाते हैं, दक्षिणी इलाकों में, तो वहाँ पर एक ट्रांसलेटर लेके जाते हैं। तो कभी कभी देखा होगा कि वो सही से ट्रांसलेट नहीं करता है और वहाँ पर मतभेद की स्थिति देखने को मिलती है। यह व्यवस्थापन में कृत्रिमता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, यानी एक प्रकार का दिक्कतें देखने को मिलेंगी व्यवस्थापिका में। अगर अलग अलग भाषी लोग होंगे, उनका विचार नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र प्रशासन की सफलता जनता के व्यापक समर्थन पर निर्भर करती है। यह तभी प्राप्त हो सकेगा जब जनता के बोलने और लिखने की भाषा एक ही हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात कही जा रही है कि एक ही बोलने और भाषा लिखने की भाषा एक ही होगी तो वहाँ पर जनता को व्यापक समर्थन प्राप्त होगा। आगे है, भाषा केवल सांस्कृतिक विकास का आधार नहीं है बल्कि यह अपने प्रयोगकर्ताओं के राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों से भी संबंधित है। बहुभाषी क्षेत्र में प्रायः राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक पदों पर भाषाई बहुसंख्यकों का एकाधिकार हो जाता है। जो यहाँ पर जैसे किसी क्षेत्र में ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग हैं तो अगर वह ऊपर चढ़ गए तो वहाँ पर ही वह उनका एकाधिकार हो जाएगा। कहाँ पर? प्रशासनिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। इस प्रकार से जो सांस्कृतिक विकास है वह भाषा का वह आधार होती है और साथ ही साथ जो मनुष्य है, जो लोग हैं, उनके राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ भी उस भाषा से जुड़े हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों का जो शोषण होगा। ऐसी भाषा जो अल्पसंख्यक वर्ग बोलते हैं तो उन भाषाओं लोगों का
शोषण देखने को मिलेगा। फलस्वरूप समाज में एकता व सहयोग की जगह एक तरह से वैमनस्य और असहयोग की वृद्धि हो जाएगी, जबकि दूसरी ओर एक भाषा राज्य पर्याप्त सफलतापूर्वक शासन का संचालन करते रहेंगे और इससे राष्ट्र की एकता को कोई खतरा नहीं होगा। अगर राष्ट्र में एक भाषा, एक क्षेत्रीय भाषा होगी, इससे संचालन में कोई दिक्कत नहीं होगी। राज्य जो होगा वो अपनी सफलता प्राप्त करता रहेगा और यह भी एक राष्ट्रीय एकता का पहचान होगा और इससे राष्ट्रीय एकता को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, वही समझते हैं कि भाषाई राज्य पर यानी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना, इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको समझते हैं। भाषाई आधार पर छोटे छोटे राज्य की रचना होने के कारण क्षेत्रीय भावनाएं भयावह रूप ले लेंगी। प्रत्येक भाषा भाषी समुदाय अपने अपने क्षेत्र को पृथक प्रांत के रूप में प्रदान करने की मांग करने लगेंगे। ऐसे तो आंदोलन और तोड़फोड़ की कार्रवाई का मांग अमराते रहेंगे, तो इससे एकता और राष्ट्र की जो एकता है और संगठित शक्ति है, इस पर दिक्कत और इस पर एक घात होगा। तो इस प्रकार से एक तो भाषा है नहीं कि एक तो चलिए 1 2 3 4 भाषा हो तो 4 5 राज्य बना दें हम, ऐसे कई सारी भाषाएं हैं। तो ऐसे तो लगभग जैसे 100 भाषाएं हैं, अगर छोटी छोटी देखा जाए तो ऐसे तो कई सारे छोटे छोटे राज्य गठित हो जाएंगे, हर जगह तोड़फोड़ और आंदोलन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो राष्ट्र की एकता है और शक्ति है, इस पे दिक्कत हो जाएगी, राष्ट्र की एकता खतरे में आ जाएगी। ऐसे राज्यों की मांग प्रायः क्षेत्रीय भावनाओं और संकुचित स्वार्थ यानी कि अपने पार्टिकुलर छोटे से स्वार्थ के आधार पर की जाती है, अपने स्वार्थ के आधार पर की जाती है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता जो होती है यानी कि राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकता खतरे में पड़ जाएगी। भाषाई राज्यों के परिणाम स्वरूप देश में अनेक राष्ट्रीयता उभरने लगेंगी, जो अपनी अपनी प्रणाली और भाषा के गर्व में राष्ट्रीय असमता यानी कि राष्ट्र की आइडेंटिटी को या भुला देंगी। तो अपनी भाषा की आइडेंटिटी को अपनाते हुए जो राष्ट्र की यानी कि भारतीय होने की जो आइडेंटिटी है, उसको भुलाकर अपना अपना राष्ट्रीय प्रकट करने लगेंगी। आगे है, भाषाई राज्य को केंद्र और राज्य के मध्य संबंध की दृष्टि में समस्याप्रद समझा जाता है। संपूर्ण राष्ट्र राज्यों में के आपसी विवादों की राजनीतिक अखाड़ा बन जाता है। देश की राजनीति अनेक विघटनकारी मोड़ों पर खड़ी हो जाती है और विनाश के मार्ग पर चली जाती है। तो भाषाई जो राज्य है और केंद्र और राज्य के मध्य इस स्थिति में जो इनके मध्य संबंध है, वह एक तरह का समस्याप्रद समझा जाता है। इससे कई सारे अनेकों विवाद खड़े हो जाते हैं। अगर एक ही भाषा होगी तो इस प्रकार के विवाद, इस प्रकार के राजनीतिक अखाड़े खड़े नहीं होंगे। अगर अलग अलग भाषा होगी तो इससे कई सारी समस्याओं का देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, भाषाई राज्य की स्थापना द्वारा यदि क्षेत्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन दिया गया तो यह समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि स्वयं अनेक समस्याओं को उत्पन्न कर देगा। इस आधार पर तो 100 राज्य बनाए पड़ेंगे। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि अगर क्षेत्रीय भावनाओं और क्षेत्रीय भाषाओं को समर्थन दिया गया तो ऐसे कई सारे राज्य खड़े हो जाएंगे जिनका संचालन करना दिक्कत हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप तेलंगाना आंदोलन, उस समय तेलंगाना आंदोलन जोरों पर था और आज के समय आप देख लीजिए कि 2014 में भाषा के आधार पर तेलंगाना को अलग राज्य बनाना पड़ा। साथ ही गुजरात की कुछ पिछड़ी जातियां जिसमें डांग और डबला अभी भी यह मांग कर रही हैं कि उनको उनके भाषा के आधार पर पृथक राज्य बनाया जाए। आगे है, भाषा के आधार पर अनेक राज्यों की स्थापना लेखा परीक्षा आदि कुशलता की दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है। ऐसा करने से अखिल भारतीय स्तर पर लेखा और लेखिक वाली परीक्षा होगी, इसकी दृष्टि से एक रूपता और समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकेगा। यानी कि अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में इस प्रकार की परीक्षा होने लगी तो सभी भारत में एक रूपता देखने को नहीं मिलेगी और इससे कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिलेगा और एक स्पष्टता देखने को नहीं मिलेगी। यदि सिद्धांत एक भाषा भाषी राज्य की स्थापना को स्वीकार भी कर ले तो वार्ता उसे लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान राज्य में 2 या 2 से अधिक भाषा भाषी लोग रहते हैं। अब चूंकि एक राज्य में एक भाषा पूरे लोग बोलें या जरूरी तो नहीं, वहां पर और भी भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा वाले लोग रहते हैं। वहीं अगर एक भाषा को प्रबुलता देकर वहां की सीमा रेखा खींच दी जाए, यानी कि उस राज्य को उस भाषा के आधार पर उस राज्य को बना दिया जाए, तो वहां पर जो अन्य भाषा यानी अल्पसंख्यक भाषा होंगे उनका जो हित है वह खतरे में आ जाएगी। तो यही आगे बोला जा रहा है कि ऐसी स्थिति में पूर्ण सावधानी बरतने पर भी हम एक भाषा भाषी राज्य में सीमाएं नहीं खींच सकते, अतः जनता को भी अदल बदल नहीं किया जा सकता। कि ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है चलिए आप यहाँ पर तेलुगु भाषा बोलते हैं, आप पर जो मराठी भाषा बोलने वाले हैं वो इधर चले आएँ, कहीं ना कहीं आपस में वह एक दूसरे के साथ रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में यह देखने को मिलता है कि अगर एक भाषा को आप प्रबुलता दे भी दें तो वहाँ की अन्य भाषा बोलने वाली जनता को आप वहाँ से हटा नहीं सकते, तब भी ऐसी स्थिति ऐसे हितों की दिक्कत सामने खड़ी हो जाएगी। तो इस भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना सही नहीं होगा।
तो इस आधार पर आपने समझा कि दोनों पक्षों को आपने समझा कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन करने के क्या पक्ष में तर्क थे, साथ ही साथ क्या विपक्ष में तर्क थे। आपने और भी सही पॉइंट को समझा। आइए अब लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए हम लोग समझते हैं कि भारत में संघ राष्ट्र संबंधों की रूपीयता करने वाले संविधान संशोधन क्या है। यानी कि हम लोग को वैसे भी संविधान संशोधन के बारे में अध्ययन करना है जो संघ राष्ट्र के संबंधों को एक रूपता दिखाते हैं और साथ ही साथ जो शक्तियां हैं संविधान संशोधन द्वारा किस प्रकार से केंद्र के पक्ष में गई हैं या किस प्रकार से शक्तियों की अदला बदली की गई है। आइए समझते हैं इसमें कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण करना, साथ ही साथ राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, इसका आशय देखा गया है। इसमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान के प्रावधान हेतु जब जिस किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो स्वयं पुनर्गठन अधिनियम यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से आराम से यह लागू किया जा सकता है। लेकिन एक अपवाद देखने को 1956 में कि राज्यों के बाद सीमा स्तरीय पुनर्गठन के मामले देखा गया जब 7वां संविधान संशोधन लागू किया गया। इसमें सम्मिलित थे क्या क्या चीजें इसमें सम्मिलित थी संविधान संशोधन द्वारा कि राज्य के नामों में परिवर्तन, राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण, विद्यमान पार्ट ए राज्य का विच्छेद, पार्ट बी राज्य का विलय व विच्छेद, पार्ट बी व सी श्रेणी का उन्मूलन, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह वाले पार्ट डी राज्यों का एक संघ राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन करना, अनेक पार्ट सी राज्यों का संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वयन, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का पुनर्रूपांकन, नए राज्य हेतु राज्यसभा की सीटों का पुनर्वंटन और कुछ अन्य संबंधित मामले। तो इस आधार पर संविधान संशोधन करके कुछ अन्य चीजों को भी शामिल किया गया। तो यह अपवाद एक देखने को मिला 1965 की संविधान संशोधन के दौरान। आगे बढ़ते हैं। 1954 में अब तक संघ राज्य संबंधों में बदलाव के कारण अनेक संशोधन करने पड़े हैं। केवल 42वें संविधान संशोधन को छोड़कर सभी जो संशोधन हुए हैं वह वित्तीय क्षेत्र में हुए हैं, यानी कि पैसे के मामलों में हुए। कृषि और ऐसे उद्योग जो रक्षा उद्योग व राष्ट्र के महत्व के लिए महत्व रखने वाले घोषित उद्योग के अलावा थे, यानी जो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित नहीं है या रक्षा उद्योग यानी कि डिफेंस से संबंधित नहीं है, उन सभी उद्योगों और कृषि के मामलों को राज्यों के हाथ में सौंप दिया गया। तृतीय संशोधन के में किसी भी उद्योगों के उत्पादन और उसकी किस्मों के आयातित माल के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण में व्यापार और वाणिज्य को वहां हस्तांतरित कर दिया गया जहां संघ द्वारा उनका नियंत्रण संसद द्वारा ऐसी उपनयन घोषित किया गया है जो जनहित में लाभकर होगा। यानी कि जो जनहित के लिए लाभकर होगा ऐसे सभी विषय तृतीय संविधान संशोधन द्वारा राज्य के विषय में सौंप दिए गए। आगे है जैसे कि खाद्य तेल, तिलहन सहित खाद्य पदार्थ, खली व अन्य सांद्रों सहित पशुचारा, कच्चा सूत, कपास, कच्चा पटसन, यह सभी जो क्षेत्र हैं वह केंद्र व राज्य के समवर्ती सूची के क्षेत्राधिकार में थे। तो इस प्रकार से इन विषयों पर जो कानून है वह केंद्र व राज्य के समवर्ती सूची में थे और यह जो है तृतीय संविधान संशोधन द्वारा हस्तांतरित कर दिए गए। अगला है छठे संशोधन द्वारा केंद्र को अधिकार दिया गया कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत माल के क्रय विक्रय पर कर लगा सकता है। 46वें संविधान संशोधन द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत बिक्री व खरीद पर या कर लगा सकता है। तो इस प्रकार से जो वित्तीय ताकत है वह केंद्र को सौंपी गई अलग अलग संविधान संशोधन में। अगला है 42वें संविधान संशोधन 1976 के संघ राज्य राजनीतिक संबंधों में अनेक परिवर्तन किए गए। उसने केंद्र सरकार को सक्षम किया कि अपने किसी भी बल या अपने नियंत्रण के अधीन किसी भी अन्य बल या अपनी किसी भी एक इकाई को नागरिक अधिकार की सहायता के लिए किसी भी राज्य में नियुक्त कर सकता है और अपने अधिकारों, क्षेत्राधिकारों, विशेषाधिकारों व दायित्वों पर नियंत्रण रख सकता है। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार को इस संविधान संशोधन द्वारा यह सक्षम बनाया गया कि वह अपने किसी भी बल या अपने नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल और किसी भी इकाई को, खासतौर पर यहाँ पर आईएएस की बात की जा रही है, नागरिक के अधिकार की सहायता के लिए किसी अन्य राज्य में नियुक्त कर सकता है और अपने अधिकार और क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार के दायित्वों पर नियंत्रण रख सकता है। साथ ही साथ ऐसे कई सारे राज्य विषय थे जो समवर्ती सूची में डाल दिए गए, जैसे कि शिक्षा, वन,
वन के पशु पक्षी संरक्षण, नापतोल मानक, इन सभी को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये प्रवृत्तियां निरंतर केंद्र की शक्ति को इंगित करती रही हैं, किंतु पहले की अपेक्षा में अब स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, जहां पर राज्यों की जो शिकायतें हैं वह कम हुई हैं। लेकिन कभी कभी राज्य द्वारा यह शिकायत की जाती है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से संविधान संशोधन किए गए, जिस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा आपने देखो, और साथ ही साथ आपने समझा कि किस प्रकार से राज्य की जो शक्तियां हैं वह जो राष्ट्र के हित में थी, जो राष्ट्र की एकता के हित में थी, वह केंद्र सरकार को सौंपी गई। तो इस लेक्चर में इतना ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको लेक्चर पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। शुभ दिन, धन्यवाद।